आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं हाशियाकरण से निपटना। यह अध्याय 8वां है। बताना चाहूँगा, पिछले अध्याय में हमने दो अलग अलग समूहों और असमानता व भेदभाव के उनके अनुभवों के बारे में पढ़ा था। ये समूह भले ही कम ताकतवर हो, लेकिन उन्होंने अलग थलग कर दिए जाने या औरों के वर्चस्व का विरोध किया है, अपनी आवाज़ उठाई है और संघर्ष करते रहे हैं। उन्होंने अपने लंबे इतिहास में विविध रणनीतियों के सहारे हालात को बदलने का प्रयास किया है। धार्मिक सांत्वना, सशस्त्र संघर्ष, आत्म परिष्कार व शिक्षा और आर्थिक बेहतरी, अपनी स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने तरह तरह के रास्ते अपनाए हैं। संघर्ष का कौन सा रास्ता चुना जाएगा, यह हर एक मामले में उन हालात पर निर्भर करता है जिसमें हाशियाई समुदाय रहते हैं। इस अध्याय में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न समूहों और व्यक्तियों ने असमानता से निपटने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए हैं। आज़ादी के बाद भी इस तरह के संघर्ष और दलीलें जारी है, हालांकि उनका स्वरूप बदल गया है। आज हमारे देश के आदिवासी, दलित, मुसलमान, औरतें एवं अन्य हाशियाई समूह यह दलील दे रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए संविधान का भी सहारा लिया है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि हाशियाई समूह अपने संघर्षों के दौरान संविधान का सहारा किस तरह लेते हैं। हम यह भी देखेंगे कि विभिन्न समूहों को निरंतर शोषण से बचने के लिए अधिकारों को कानून की शक्ल कैसे दी जाती है। यहाँ इस बात पर भी विचार करेंगे कि इन समूहों को विकास का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से किस तरह के नीतिगत प्रयास किए गए हैं। आइए देखते हैं इस अध्याय में कुछ मुद्दों वाले हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों का उपयोग, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15, अल्पसंख्यक और मौलिक अधिकार, हाशियाई तबकों के लिए कानून, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन, आरक्षण की नीति किस तरह काम करती है, कट ऑफ या न्यूनतम अंक सीमा क्या होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं और भारतीय संविधान में इनका महत्व क्या होता है। भारतीय संविधान के तृतीय भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। उनकी विस्तृत यहाँ व्याख्या दी गई है और यह मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति के नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जिस प्रकार जीने के लिए जल आवश्यक है, उसी प्रकार व्यक्तित्व के विकास के लिए मौलिक अधिकार बेहद जरूरी होते हैं और मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में 6 भागों में विभाजित किया गया है। इसका विस्तार से हम तीसरे वीडियो में देखेंगे। मौलिक अधिकारों का उपयोग कैसे होता है। संविधान के जो सिद्धांत होते हैं समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं और इन सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के जरिए परिभाषित भी किया गया है। मौलिक अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध है, समान रूप से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हाशियाई तबके हैं, जो अल्पसंख्यक है, जिनकी संख्या कम होती है, जो मुख्य प्रवाह से दूर होते हैं, उन्होंने 2 मुद्दों पर ज़्यादा जोर दिया है। पहली बात है कि मौलिक अधिकारों पर जोर देकर सरकार को अपने पर हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। ये पहली उपलब्धि है उनकी। दूसरी उपलब्धि यह है कि हाशिया तबकों ने दबाव डाला है कि सरकार इस कानूनों को लागू करे, क्योंकि कानून बनने के बावजूद भी उनके कल्याण के लिए इन कानूनों को लागू नहीं करते हैं। तब ये हाशिया तबके संगठित होकर सरकार पर इन कानूनों को लागू करने के लिए दबाव भी डालते हैं। कई बार हाशिया तबकों के कारण ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावनाओं के अनुरूप नए कानून भी बनाए पड़े हैं। इसके भी एक्सप्लेनेशन, इसका भी जिक्र हम आगे की स्लाइड में करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है। इसके अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत को कानूनन पाबंदी लगाई गई है। सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता, इसमें कहा गया है।
कि जो सार्वजनिक जगह होती है वहाँ हर कोई, हर जाति का, हर धर्म का, हर पंथ, हर भाषा का, स्त्री हो या पुरुष हो, वह सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे सार्वजनिक जगहों पर उनको रोका नहीं जा सकता। और इतना ही नहीं, संविधान में यह भी कहा गया है कि छुआछूत गलत है और लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेंगी, क्योंकि अपने देश में लोकतांत्रिक सरकार है और लोकतांत्रिक सरकार के नाते इंसान इंसान में छुआछूत मानना कानूनन अपराध भी है। इसीलिए अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध भी है। यहाँ दलित शब्द का अर्थ दिया गया है कि दलित का मतलब होता है दबा या कुचला, और दलित समूह ने यह शब्द जाति व्यवस्था के तहत अपने साथ सदियों से होते आ रहे भेदभाव को रेखांकित करने के लिए खुद चुना है। तो यह दलित शब्द का अर्थ हो गया। यहाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है कि उसमें कहा गया है कि किसी भी नागरिक को उसके साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 15 में कहा गया है। और जब समानता के अधिकार का हनन होता है, उल्लंघन होता है, तो दलित लोग इस प्रावधान का सहारा लेते हैं, क्योंकि उनको भी राइट टू इक्वालिटी अधिकार होता है। यदि दलितों को लगता है कि कोई व्यक्ति या समुदाय या सरकार उनके साथ सही बर्ताव नहीं कर रही है, तो वे मौलिक अधिकारों का सहारा ले सकते हैं। ये संविधान में ही कहा गया है। उन्होंने बार बार भारत सरकार का ध्यान संविधान की ओर आकर्षित किया है जब भी उन पर अत्याचार या अन्याय हुआ है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार संविधान का पालन करे और न्याय प्रदान करे। इतना ही नहीं, समुदाय के साथ साथ जब भी वह न्यायपालिका की ओर गए, न्यायपालिका ने भी सरकार को इस प्रकार का सुझाव दिया है। अल्पसंख्यक और मौलिक अधिकार, जैसे कि मुसलमान, पारसी, बौद्ध, जैन, सिख, यह अल्पसंख्यक समुदाय के तौर पर जाने जाते हैं। और भी अन्य समुदाय होते हैं जो अल्पसंख्यक होते हैं। इन्होंने संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया है जब भी उन पर अन्याय होता हुआ था। उन्होंने धर्म और सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता के अधिकार पर भी जोर दिया, क्योंकि उनकी भाषा अलग होती है, उनकी संस्कृति अलग होती है। इसीलिए उसका संवर्धन करने के लिए उनको आज़ादी चाहिए, इस पर उन्होंने जोर दिया है। सांस्कृतिक धार्मिक समूहों को अपनी संस्कृति की रक्षा करने का भी अधिकार मिला है। इस मौलिक अधिकार के अनुसार समूह की संस्कृति पर न तो बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति का वर्चस्व हो और न ही वह नष्ट हो, इसका यही मकसद होता है। और इसीलिए उनको यह मौलिक अधिकारों के आधार पर वह अपनी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज बचा सकते हैं या उसका संवर्धन भी कर सकते हैं। हाशियाई तबकों के लिए कानून, सरकार अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कानून बनाती है। यह बात तय है, क्योंकि लोकतंत्र सरकार की यह जिम्मेदारी भी होती है। हाशियाई तबकों के लिए खास कानून और नीतियां बनाई जाती है, और बहुत सी नीतियां जो होती है या योजनाएं होती है किसी समिति या सिफारिश या सर्वेक्षण के नतीजों पर आधारित होती है। मान लीजिए कोई समस्या होती है, जिस प्रकार से हमने इसके पहले के अध्याय में देखे थे, मुसलमान लोग हाशियाकरण में है, वह बहुसंख्य वहां के लोग मुख्य प्रवाह से बाहर है, और इसीलिए उनकी परिस्थिति, उनकी स्थिति, उनकी सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति जानने के लिए डॉक्टर राजेंद्र सच्चर समिति का गठन किया गया था। और राजेंद्र सच्चर समिति ने जो रिपोर्ट पेश किया, उसी के आधार पर मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ योजनाओं को लागू किया गया है। सरकार इस तरह की नीतियों को प्रोत्साहन देती है कि खास तबकों को सही अवसर उपलब्ध कराए जाए। जिस प्रकार से सच्चर कमेटी ने मुसलमान समुदाय के लिए कुछ बनाने के लिए, कुछ योजना बनाने के लिए, कुछ कानून बनाने के लिए कहा गया है, उसी प्रकार से सरकार नीतियों को भी प्रोत्साहित करती है, उसी प्रकार से नीतियां बनाती है। सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देना, सरकार का काम है कि समाज में सामाजिक न्याय होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, तब कहीं जाकर सभी का कल्याण हो सकता है। और संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार जनजातीय आबादी वाले या भारी दलित, मतलब जहां बहुसंख्यक दलित आबादी वाला इलाका होता है, वहां विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि जिस इलाके में दलित लोग होते हैं, जिस इलाके में आदिवासी लोग होते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए वहाँ हॉस्टल्स मतलब छात्रावास की सुविधा की जाती है, ताकि उनको पढ़ाई करने का मौका मिले।
और जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के अलावा सरकार कानूनों का भी इस्तेमाल करती है ताकि व्यवस्था में निहित असमानता को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जा सके। जिस प्रकार से छुआछूत मानना अपराध है, दंडनीय अपराध है, इसी प्रकार से कानून भी बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि आरक्षण है, शिक्षा संस्थान और नौकरियों में आरक्षण के लिए ये कानून बनाया गया है कि जो अल्पसंख्यक होते हैं, जो पिछड़े वर्गों के लोग होते हैं, उनको कुछ ना कुछ सीटें आरक्षित होती है ताकि उनको समान अवसर मिल सके। कट ऑफ या न्यूनतम अंक सीमा का भी तय किया जाता है, जैसे कि कोई प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं जहां आदिवासी, दलित या अन्य कोई पिछड़े वर्ग के जो लोग होते हैं, जो सरकार की लिस्ट में होते हैं, पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, उनके लिए इस प्रकार की सुविधा या आरक्षण दिया जाता है। यह कट ऑफ या न्यूनतम अंक क्या होता है कि ये भी हम देखने वाले हैं। आइए देखते हैं आरक्षण की नीति किस तरह काम करती है। तो आप यह समझने की कोशिश करते हैं कि देश भर की सभी राज्य सरकारों के पास अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों की अपनी अपनी सूचियां होती है। उनके पास कास्ट वाइज ऐसी एक लिस्ट होती है और इस तरह की एक सूची केंद्र सरकार के भी पास होती है, केंद्र सरकार भी अपने पास रखते हैं, ठीक है। और जो विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए या जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी के लिए आवेदन देते हैं, उन्हें जाति और जनजाति प्रमाण पत्र के रूप में अपनी जाति या जनजाति का सबूत देना पड़ता है, जिसको हम कास्ट सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र देना पड़ता है। तभी जाकर उनको इस तरह के आरक्षण का लाभ मिलता है। अगर कोई खास दलित जाति या जनजाति सरकार इस सूची में है तो उस जाति या जनजाति का उम्मीदवार आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सभी दलित, सभी जनजाति, सभी आदिवासी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, ऐसा नहीं है। जिसको न्यूनतम मार्क्स मिलते हैं, जो उन्हीं कैटेगरी में मेरिट लिस्ट में आते हैं, उन्हीं को इसका फायदा मिल सकता है। कट ऑफ या न्यूनतम अंक सीमा कैसी होती है? कॉलेजों, खासतौर से मेडिकल कॉलेज जैसे पेशेवर जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, इन संस्थानों में दाखिले के लिए सरकार ने कट ऑफ या न्यूनतम अंक सीमा तय की गई है और इन संस्थानों में भी सभी दलित और आदिवासी विद्यार्थियों को दाखिला नहीं मिल पाता। इनमें उन्हीं दलित और आदिवासी विद्यार्थियों को दाखिला मिल सकता है जिन्होंने परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है और न्यूनतम अंक सीमा से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, उन्हीं को यह अवसर मिलता है। सरकार इन विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति भी देती है, मतलब स्कॉलरशिप भी उनको प्रदान करती है। अब ये कट ऑफ या न्यूनतम अंक सीमा कैसे होता है? उदाहरण के लिए हम समझते हैं, मान लीजिए मेडिकल कोर्स के लिए कुछ बच्चों को एडमिशन लेना पड़ता है। उसके लिए उनको एंट्रेंस होती है और एंट्रेंस के मार्क्स के आधार पर उनको कॉलेज दिए जाते हैं। मान लीजिए उनके एग्जाम होती है 100 मार्क्स की, टोटल होते हैं 100 मार्क्स की, और इस 100 मार्क्स में से मान लीजिए यहाँ ओपन है, ओपन मतलब जिसको हम जनरल बोलते हैं, एससी है, एसटी है, ओबीसी है। ओपन के लिए मान लीजिए 95% जरूरी है, एससी के लिए 75% जरूरी है, एसटी के लिए 60% जरूरी है और ओबीसी के लिए 90% जरूरी है। इस प्रकार से उनको कट ऑफ या न्यूनतम सीमा अंक सीमा तय की जाती है और इसी के आधार पर यही उनकी मेरिट लिस्ट होती है। अगर इसके ऊपर उनको मार्क्स मिलते हैं तो उनको उनके कैटेगरी में एडमिशन दी जाती है, दाखिला दिया जाता है। तो इस प्रकार से यह कट ऑफ या न्यूनतम अंक सीमा तय की जाती है।